जैसा कि आप जानते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए थे 31 अक्टूबर 2021 को, जिसमें 53 शहरों ने पार्टिसिपेट किया था अक्रॉस द कंट्री। और कैंडिडेट को चॉइस दी गई थी 11 लैंग्वेजेस में से किसी एक में एग्जाम देने के लिए। वाओ! हेलो एवरीवन, मेरा नाम जुनैद है और मैं आपका अपना साथी फिर से हाजिर हुआ हूँ AB 16 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए अलॉन्ग विद द रेफरेंसेस, जो कि आपको हर एक क्वेश्चन को समझने में हेल्प करेंगे और उससे आप अपनी प्रिपरेशन नेक्स्ट AB एग्जाम के लिए अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये AB 16 का क्वेश्चन पेपर सेट ए है। बाकी सेट की वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन आर देयर एज क्लासिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट? तो जो प्रिजम्पशन है वो अपना इंडियन एविडेंस एक्ट में है। मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रिजम्पशन क्लासिफाइड: प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, जिसको हम रिपीटेबल प्रिजम्पशन भी कहते हैं, एंड द लास्ट इज मिक्स्ड प्रिजम्पशन। So, as I said, presumption of law. So this is what it is defined. तो उसके लिए हमारा जो आंसर होगा वो B होगा। दूसरा सवाल है, what is the leading decision in the case of मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। बेसिकली ये आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है, which again says about a right to personal liberty। तो यहाँ पे राइट टू फेयरिंग की बात करता है। उसके बाद में हम तीसरे सवाल पे जाते हैं। एडवोकेट एक्ट 1961 केम इन फोर्स ऑन। बच्चों वाला सवाल है, क्या बात करी जाए? तो दैट इज 19 मई 1961। चौथा सवाल है, हार्बरिंग एन ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज apprehension has been ordered if the offense the capital is detailed under। तो थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर देते हैं। यहाँ पे हार्बरिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो किसी के शरण में चले जाना और उस बंदे को पता है कि वो अपराधी है। ऐसे मामलों को हम देखते हैं सेक्शन 216 ऑफ IPC, जो कि आंसर नंबर बी होगा। तो मैं बी को सेलेक्ट कर देता हूँ। पांचवा सवाल है, द मैक्सिम एक्टस नॉट फेसिड रियम निसी मेन सिट रिया। आई बिलीव ये वाला जो है इट शुडंट बी नॉट, ये हम बेसिकली नन से डिफाइन करते हैं, तो ये यहाँ पे नन होना चाहिए। तो इसका जो सही सवाल होगा, बेसिकली व्हाट इट सेज दैट एन एक्ट डजंट मेक एनीवन गिल्टी अनलेस देयर इज अ क्रिमिनल इंटेंट और अ गिल्टी माइंड। तो इसका मतलब देयर कैन बी नो क्लेम विदाउट अ गिल्टी माइंड। तो इसकी परिभाषा और पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ए जो है वो मैच कर रहा है। चलिए छठे पे जाते हैं। लॉ लेट डाउन अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? तो इसमें बेसिकली जो केस हमारा है ये हार्डले वर्सेस पैक्सेंडल का है। अगेन पैक्सेंडल की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ई आता है। तो पॉइंट नंबर 6। तो ये जो केस है दोस्तों, ये केस जैसे जनरली क्या है, ये आपके कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस फ्रॉम अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। इसीलिए ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है उस पर्टिकुलर केस के थ्रू हमने सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में लिया था, जो कि बोलता है कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स व्हाई आंसर इसका सी सही आंसर है। 7. The Hindu Marriage Act 1955, petition in which a degree of restitution of conjugal rights has been passed to apply to the goal for a degree for divorce by showing that there has been no restitution of consumer rights as between parties of marriage for a period of 1 year or upwards after passing of the degree। तो दोस्तों ये क्या कहना चाह रहा है, ये बेसिकली आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो सेक्शन 13 सब क्लॉज सब सेक्शन A1A के बारे में बात चल रही है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। अगर आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये बेसिकली बात कर रहा है कि जो भी पार्टीज होती हैं वो उसमें परमिट करता है आपकी कोई भी पार्टी है। तो बेस्ड ऑन दैट पॉइंट नंबर 3 आपका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 आर, इसका आंसर आपको मिलेगा सेक्शन 15 ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में, जो कि बात करता है कॉग्निजेबल एंड नॉन वेरिएबल की। सो आंसर नंबर सी। अगला सवाल है, इन केस ऑफ लैंड एक्विजिशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट कंसेंट ऑफ हाउ मेनी अफेक्टेड फैमिलीज इज मैंडेटेड बाय द LARR एक्ट। तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो 80% आएगा। क्यों आएगा 80%? क्योंकि जो अपनी गवर्नमेंट होती है वो उन्होंने एक बिल पास किया था जो कि लैंड एक्विजिशन को लेकर थी, जिसमें उन्होंने कंसेंट लिया था एटलीस्ट 80% ऑफ द प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज shall be obtained through a prior informed process before government uses power under the act to acquire the remaining land of public good। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन गवर्नमेंट जो है एक पब्लिक गुड के लिए, पब्लिक केस के लिए वो 80% तक की जमीन एक्वायर कर सकता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो एक वेलनेस और गुडविल के लिए होंगे। सो दैट्स व्हाई द आंसर नंबर सी इज करेक्ट। द कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी विल पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 10, द रेफरेंस में फाइंड इन सेक्शन 115 इन इनकम टैक्स एक्ट 1995, जो कि आपकी बात करता है नॉन डोमेस्टिक कंपनी की, आपका जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो आपकी 40% होगी। तो 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एज पर सेक्शन 53 ऑफ IPC the word injury denotes any harm whatever illegally caused to any person। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो इसका आंसर है बेसिकली यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मुझे एक डाउट लग रहा है। व्हाट आई बिलीव कि अगर हम सेक्शन 53 बात करें, यहाँ पे इंजरी मेंशन नहीं है। मेरे हिसाब से ये आपका सेक्शन 44 इज द राइट वन, बिकॉज अगर आप IPC में सेक्शन 44 देखोगे उसमें आपका इंजरी डिफाइंड है, और इंजरी वर्ड का जो डेफिनेशन है वो आपका सेक्शन 44 में दिया है, जहाँ पे आपके बॉडी, माइंड और रेपुटेशन को डिनोट करता है। सो ठीक है, सेक्शन 53 ले लेते हैं। सो वी ओनली फोकस ऑन इंजरी एंड इंजरी हैज ऑल दीज 3 numbers, so I mean name, so D is the right one। 12, which of the following case can be cured under section 465 of the Code of Criminal Procedure 1973। तो इसका देखो जो करेक्ट आंसर आपका होगा, आपका आंसर होगा जो कि आपका इसका जो सब क्लॉज 1 है, what it tells about the reading and recording of the evidence taken in one case into another companion case। तो एक केस को और दूसरे केस में रेफरेंसेस की बात करता है। तो आप सेक्शन 465 का सब क्लॉज 1 आप चेक कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 13 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू ऑफ डी नोवा ट्रायल। तो बेसिकली डी नोवा ट्रायल क्या होता है, और ट्रायल डी नोवा इट इज कॉल्ड अ न्यू ट्रायल। तो इसका जो आंसर अपना होगा, इसका आंसर अपना सही आंसर होगा अ डी नोवा ट्रायल शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या मुझे बताना पड़ेगा? आई बिलीव हमने सेमेस्टर 1 में ही पहले सेमेस्टर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था एंड वी नो अबाउट इट। दिस इज आर्टिकल 22 जो कि हमारे प्रोटेक्शन की बात करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। तो सी इज द राइट वन। आर्टिकल 300A of Indian Constitution, right to property has been inserted in। क्या बात है, आप सबको पता है कि तो जो मेजर अमेंडमेंट था वो आपका 44 था, तो राइट टू प्रॉपर्टी भी आपका उसी में आया था। तो A is the right one। Which of the following section of the Muslim personal law शरिया, मैं इसको शरीयत बोलता हूँ, Application Act 1937 have been repealed, amended by Section 6 of
द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका आंसर 5, सेक्शन 5, सॉरी। तो सेक्शन 5 आंसर, बिकॉज सेक्शन 5 जो होता है वो हमारा डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय कोर्ट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस की बात करता है, राइट। तो इसलिए हमारा इसका आंसर सही होगा। 17. A railway servant was killed in a bus accident during the course of employment. His family member may claim compensation under, okay, तो बेसिकली एक रेलवे सर्वेंट है, उसकी बस से एक्सीडेंट हो जाती है, तो फैमिली मेंबर किस में क्लेम करेंगे? तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे क्लेम होते हैं। वी कैन क्लेम अंडर मोटर व्हीकल एक्ट, वी कैन क्लेम अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, बोथ ए एंड बी, ईदर ए और बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा बेसिकली वो आपका होगा, दोनों में क्लेम नहीं लग सकता, आप क्लेम सिर्फ एक वाले सकते हो, एक बंदे के लिए, ठीक है। तो उसमें आपका जो आएगा आंसर डी आएगा। अब ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, इधर यू कैन गो अहेड एंड क्लेम फॉर दैट पर्सन अंडर मोटर व्हीकल एक्ट और एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। अगला सवाल, कास्टिंग काउच और कास्टिंग कोच, तो दोनों तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। इन बॉलीवुड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में क्या बताऊं, दिस इज बेसिकली टेल्स अबाउट द अब्यूसिव पावर ऑन कास्टिंग डायरेक्टर। तो जो बहुत सारी मूवीज हैं, इससे आपने देखी होगी, मूवी फैक्शन हो गया, कैलेंडर गर्ल हो गया, पेज 3 हो गया, वन ऑफ दैट इज वन ऑफ द मेजर एग्जाम्पल ऑफ कास्टिंग काउच और कास्टिंग कोच। तो इसका जो आंसर है बेसिकली टेल्स अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो इसका जो आंसर होगा अपना बी होगा। 19. Promissory estoppel against government agencies is decided in, तो 19 जो है अपना, ये अगेन आपको रेफरेंस मिल जाएगा सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसमें जो ये आपका जो केस था, ये केस आपका था पौर्णमी ऑयल मिल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला था। जो केस रेफरेंस है वो आपका, अगर मैं याद करने की कोशिश करूं, दैट इज एयर 590 1987 में, जो SCR 651, यस 651 जो केस था वो आपका पौर्णमी ऑयल मिल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला था, जो आपका प्रोमिसरी एस्टोपेल की बात कर रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? अगेन ये आपका सेक्शन 56 में डिफाइंड है, तो अभी ये आपका सेक्शन 56 की बात कर रहा है, जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। अगला सवाल है हमारा 21, so it is Schedule 2 of Employee Compensation Act 1923 deals with, तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो सही आंसर बेसिकली होगा, आप जब इसके Schedule 2 को अगर आप रीड करोगे तो it says that list of person who subject to the provisions of section 2 subsection 1 and उसी में आपका जो है एक एम्प्लॉय की डेफिनेशन डिफाइन है। तो बेसिकली इसका जो आंसर आपको मिलेगा, जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ सेक्शन 2 सबसेक्शन A1 में, जो कि आपकी बात करता है लिस्ट ऑफ पर्सन हु आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये उसकी बात करता है। 22, रेफरेंस टू द आर्बिट्रेशन इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996? तो इसमें आपके 7, 8, 9, 10 सेक्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर जो है वो आपका सेक्शन 8 में आपको मिल जाएगा, जिसको हम गोल्डन ईगल भी कहते हैं। तो दैट इज एक्चुअली 8, यानी आंसर नंबर बी इज द राइट। 23, अंडर द हेड सब्सिक्वेंट कंडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंडक्ट वुड बी मटीरियल? तो इसमें आप अगर देखेंगे 23 में, इसमें ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का अगर आप रेफरेंस लेते हैं,
तो उसमें बताता है कि कौन कौन से टाइप ऑफ कंडक्ट मटेरियल्स होंगे। तो उसमें जो आपका आंसर होगा बेसिकली इसमें सारे के सारे होंगे। चेंज ऑफ लाइफ भी होगा और इवेजन ऑफ जस्टिस भी होगा, इसमें आपका फेयर ऑफ ट्रैम्बलिंग भी होगा। तो आंसर डी इज द राइट वन। अब प्लेंट हैज टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट अंडर ऑर्डर 4 रूल 1 इन। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बेसिकली जो है आपका आंसर जो होगा ये डुप्लीकेट होगा। इसका आंसर डुप्लीकेट क्यों? क्योंकि प्लेंट इज रिक्वायर्ड टू फाइल इन डुप्लीकेट, दैट्स फाइन। तो ये आपका बी इज द राइट वन। 25 में आते हैं, ओमिशन टू गिव नोटिस अंडर ऑर्डर 21 रूल 22 will, and it says that not affect the accusation. D is the right answer. बेसिकली अगर आप ऑर्डर 21 रूल 22 अगर आप देखेंगे तो इट टेल्स अबाउट लाइक दिस नोटिस टू शो कॉज अगेंस्ट एग्जीक्यूशन इन सर्टेन केसेस। तो ये आपका रेंडर की बात ही नहीं करता है, तो दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। वेयर आर डिग्री इज पास्ड अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया or a state of the act done in the official capacity of the person concerned under section 82 CPC. Execution shall not be issued on any such decree unless the decree remains unsatisfied for a period of so that is 3 months from the date of decree. 3 months date of decree. तो ये आप सेक्शन 82 को जब आप रेफर करेंगे तो उसमें एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री जो होती है वो आपको बताएगी कि आंसर इसका क्या है। 3 months ऑफ द डेट दैट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 82। 27 पे आते हैं, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस अंडर आर्टिकल 19 ऑफ दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज। तो ऑफ कोर्स अगर आप आर्टिकल 19 को पढ़ेंगे तो उसमें जो आपका फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस है वो आपका क्लॉज 1E की बात करता है, जिसमें it tells about like to reside and settle in any part of the territory of India। तो ये हमारी आर्टिकल 19 की बात करता है। तो उसमें क्लॉज 1E जो होगा वो आपका फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस की बात करता है, आप कहीं भी रह सकते हो। 28 की बात करते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट एडमिशंस आर डिफाइंड। तो एडमिशंस आर डिफाइंड इन सेक्शन 17। तो 17 इज द राइट आंसर, ए। In which of the following cases Supreme Court has held that the investigating officer should be allowed to refer to the records of investigation? तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका जजमेंट दिया था, दैट इज योर स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यरप्पा रेड्डी। तो इसमें बेसिकली बताया गया था आपका जो जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने वो 5 अक्टूबर 1999 को दिया था। उसमें ये बोला था स्पेसिफिकली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के क्या राइट है और उसको किन किन चीजों में अलाउड किया जाता है रिकॉर्ड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। 30 है, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में बी ऑब्टेन बाय सीपीसी विद इन विच पीरियड। तो ये आपको जो है सेक्शन 5 और सेक्शन 6 इन सीपीसी आपको मिल जाएगा, एंड बेस्ड ऑन दैट अगर आप देखेंगे तो विद इन 6 months इज द राइट आंसर। हु अपॉइंट्स द कमीशन फॉर रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अंडर LARR एक्ट। तो ये जो आपका होता है ये बेसिकली सेक्शन 44 जो आपका है LARR एक्ट, ये आपका कमिश्नर ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट की बात, रीसेटलमेंट की बात करता है, और ये कहता है द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एन ऑफिसर ऑफ अ रैंक ऑफ कमिश्नर और सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नर। तो स्टेट है यहाँ पे, तो स्टेट गवर्नमेंट इज द राइट आंसर। So answer number D is the correct for 31. 32. If a party who obtain an order for leave to amend leading doesn't amend the same within how many days, he shall not be permitted to do that without the leave of the court. तो इसका होता है आपका 14 days. 14 days बेसिकली आप जो है आप इसका ऑर्डर 6 रूल 17 पढ़ेंगे जो कि आपका अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की बात करता है।
जिसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। Punishment of advocates for misconduct has been given under section of the Advocates Act 1961. तो punishment of advocate, तो अगर आप सेक्शन 35 ऑफ एडवोकेट एक्ट पढ़ेंगे, जो कि आपको बताता है, प्रोवाइड करता है रिसीप्ट ऑफ द कंप्लेंट। सो 35 under this section of IPC professional negligence is often invoked against medical professional in case of alleging प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। तो यहाँ पे नेग्लिजेंसी की बात हो रही है, आपको पता होगा नेग्लिजेंसी आपका आईपीसी में कहाँ पढ़ा जाता है, दैट इज 304। यहाँ पे 304 की बात कर रही है, यहाँ पे जो प्रोफेशनल नेग्लिजेंसी की बात हो रही है। 35 A offers a bribe to be a public servant as a reward of showing A some favor in the exercise of B official function. B accept the bribe. Okay, wow. So यहाँ पे जो है आपकी ब्राइब की बात कर रही है, जो अगर आप देखेंगे सेक्शन 161 बीइंग और एक्सपेक्टेशन टू बी अ पब्लिक सर्वेंट एंड टॉकिंग अ ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल remuneration in respect of an official act. So A has abetted the offence defined under section 61. So B is the right answer. इसका आंसर सही वाला कौन सा होगा? बी होगा 35 का। अगर आगे बढ़ते हैं 36 when perpetual injunction may be granted. तो इसका जो आंसर होगा पढ़ लेते हैं पहले। where the defendant is trustee of the property of the plaintiff, okay, where there is no standard of ascertaining the actual damage, compensation in money would not afford adequate. तो अगर आप परपेचुअल इंजेक्शन की बात करेंगे तो इसमें इसका जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 है, अगर आप सेक्शन 54 को अगर आप रेफर करेंगे तो सेक्शन 54 टेल्स अबाउट दिस। तो इसका मतलब इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव होगा। इसमें हमारे तीनों आ जाएंगे परसेप्शन इंजेक्शन के अंदर। 37 A company wishes to ensure that no one else can use their logo. Wow. तो लोगो की बात कर रहे हैं हम ट्रेडमार्क से, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ही ये ट्रेडमार्क के बारे में डिफाइन किया होगा। सो यू विल गेट मोर अबाउट दिस ट्रेडमार्क एंड द कंपनीज लोगो एंड ऑल। Section 38, the section of question 38, the section of the Arbitration and Conciliation Act dealing with the time of commencement of arbitrative proceeding. तो इसकी जो बात हो रही है आपकी, ये बेसिकली सेक्शन 21 इन दी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में बात हो रही है, जिसको हम सेक्शन 21 में इजीली पढ़ सकते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल जो है हमारा है 39, अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द इंडियन टैक्स एक्ट फ्रॉम एनुअल वैल्यू। थोड़ा सा ट्रिकी है ये। बेसिकली जो हमारा सेक्शन 24 जो होता है वो 30% की बात करता है। तो चाहे 30% हो चाहे वो आपका 3/10 हो, दोनों एक ही चीज ही है। दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। 40. The test of reasonableness is not wholly test and its contours are fairly indicated by constitution. तो इसका जो आंसर होगा बेसिकली सब्जेक्टिव होगा। Why सब्जेक्टिव होगा? Because आर्टिकल 21 को अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इट विल टेल अबाउट एवरीथिंग व्हिच इज मेंशन्ड हियर इन 40। और इसका एक बहुत अच्छा केस रेफरेंस है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल की बात की थी और इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट की बात की थी, दैट इज जावेद एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, एयर 2003 FC 3057 में बात कही गई है। तो उसको आप एक बार देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। 41. The power to enact a law relating to the citizenship of India is left to dash under the provision of Article 11 of the Indian Constitution.
तो ये आपका बेसिकली आर्टिकल 11 gave the power to the Parliament of India to regulate the right of citizenship by law. तो D is the right answer. तो चलिए D को टिक लगा देते हैं। उसके बाद में 42 की बात करते हैं। The Parliament of Compensation to Railway Employees by the Railway Administration for Injury by Accident is governed by। तो इसका सवाल मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे अब इसका इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, तो हम इंडियन एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 में हम इसका कंपनसेशन ले सकते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। उसके बाद में हम जाते हैं 43 पे। द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल अंडर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 इन केस ऑफ टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, आई रिपीट, permanent disablement of railway servant due to accident is basically 1,40,000 rupees। क्यों 1,40,000 रुपीज? अगर आप इसका एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 का स्केड्यूल 4 पढ़ेंगे तो उसमें सेक्शन 4 जो है वो इसी की बात करता है, जिसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। तो आप सेक्शन 4 पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। 44. The bond under section 109 CRPC as security for good behavior from suspected person can be executed for a period not exceeding 44। तो 44 पे अगर आप ये जो बॉन्ड सेक्शन 109 पढ़ेंगे, जिसमें it tells about that it shouldn't be exceeding more than 1 year। So C is the right answer। The maximum limit of 500 that could be paid to the wife as sentenced under section 125, जो मेंटेनेंस की बात करता है, of the CRPC 1973 was removed। So it was removed in 2001 and इसका एक बहुत अच्छा केस रेफरेंस है, पंकज वर्मा वर्सेस पद्मा पायल वर्मा, CRR 1014-2015 की बात है ये, जिसमें इस पर्टिकुलर केस को रेफर किया गया था। आई मीन जिसमें हमारा जो अमेंडमेंट हुआ था, इस कैंपेज को रिमूव कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2001 में, तो उसको यहाँ पे 2015 वाले केस में इसको रेफर भी किया हुआ है। तो इसको पढ़िएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। द टर्म WIPO, WIPO स्टैंड फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। So this is the right answer। Provisions of section 10 of CPC are, so basically ये जो हमारा होता है ये एक्चुअली में मैंडेटरी है। Why it is mandatory? अगर आप सेक्शन 10 CPC पढ़ेंगे जो कहता है स्टे ऑफ सूट, तो अगर आप उसकी डेफिनेशन क्लियरली पढ़ेंगे then you will get to know more about it। 48. Constructive res judicata is contained in which of the following? तो ये इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा explanation 4 to section 11। तो B is the right answer। तो अगर मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूं तो रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस judicata is engrafted under explanation 4 of section 11, और इसका जो केस रेफरेंस है वो हमारा होगा स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन, ईयर 1977, SC 1680। तो उस केस रेफरेंस को पढ़ेंगे जिसमें आपको कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के बारे में डिटेल में मिल जाएगा। 49. द फेमस प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड रिवाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन। तो ये एक 377 आपको पता ही है कि अब आपका डिमोलिश हो गया ये। तो ये आपका जो है वो सुरेश कौशल वर्सेस नाथ फाउंडेशन के तहत था, जिसमें बहुत बड़ा जजमेंट आया था, जिसमें 377 को रिवाइज कर लिया गया था। तो ये 11 दिसंबर 2013 की बात है। तो द जजमेंट वाज ओवरटर्न ऑन एट दैट टाइम। तो इसको आप देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। And now question number 15. Under Criminal Procedure Code 1973, who shall record the information of rape being given by the rape victim? बहुत अच्छा सवाल है ये।
इसमें बेसिकली क्या होता है, जो वुमेन पुलिस ऑफिसर होती है या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होती है, वो ही जो है रेप विक्टिम का बयान देती है, जो कि अंडर सेक्शन 162 सीआरपीसी में लिया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। तो आप सभी को पता है 162 जो हमारा होता है वो बयान पुलिस रिकॉर्ड करती है, एंड 164 जो होता है वो मजिस्ट्रेट के सामने होता है। तो प्लीज इसको याद रखिएगा। 51 अंडर द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो इसमें समन की बात चल रही है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, समन कैन बी ओरल, समन कैन नॉट बी सर्व्ड ऑन कॉर्पोरेट एंटिटी, समन आर ईदर ऑफ अपीयरेंस और फॉर प्रोड्यूसिंग अ डॉक्यूमेंट थिंग। तो ये मुझे सही लग रहा है, तो दिस इज द राइट वन। तो इसमें अगर आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अगर आप चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसमें समन के बारे में बात कही गई है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 52 every person who is a member or a defense service or hold any civil post under the or hold office during the pleasure of the, तो इसमें जो रहेगा आपका मेनली प्रेसिडेंट रहेगा। तो जितने भी आपके जो डिफेंस सर्विस में होते हैं, जैसे आपका अगर आप नेवी एक्ट पढ़ेंगे, आर्मी एक्ट पढ़ेंगे, या अगर आप पोस्ट ऑफिस रेलवे सर्वेंट रूल 1968 अगर आप पढ़ेंगे, तो उन सब में ही आप पाएंगे कि जो जितने भी आपकी जो पोस्ट जो प्लेजर के लिए जो डील करी गई हैं और जो पोस्ट दी गई हैं, या जो होल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ ऑफिस, वो आपका प्रेसिडेंट पर। 53 an arbitration proceeding is quasi judicial proceeding। so 53 का B is the right answer। तो 53 जो हमें मिल जाएगा इसका सवाल, वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में मिल जाएगा। 54 what is ad hoc arbitration? So it is a proceeding administered by the party themselves with rule created solely for that specific case. Parties make their own arrangement with respect to all aspects of the arbitration, including the law and rules. The seal of arbitration, the language, and the scope of issues to be resolved by means of arbitration. तो एडहॉक आर्बिट्रेशन की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे अंडर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में, तो आप पाएंगे कि तीनों इसको सेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड डिफाइन द मेंसने प्रॉफिट? तो मेंसने प्रॉफिट अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 12, जो कि आपका बात करता है द टर्म मेंसने प्रॉफिट रिलेटेड टू द डैमेजेस और द कंपनसेशन रिकवरेबल फ्रॉम अ पर्सन हु हैज बीन इन wrongful possession of immovable property. So the term means मेंसने प्रॉफिट, जो कि डैमेजेस की बात करता है। तो 56 on which of the following dates did Hindu Marriage Act 1955 come into operation? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इजी है ये। 18 में 1955। Which of the following properties will section 30 of the Hindu Succession Act 1956 govern? तो अगर आप सेक्शन 30 अगर आप देखते हैं, सेक्शन 30 के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये सभी मिल जाएंगे। तो इसीलिए आपका जो आंसर होगा वो मेरे हिसाब से ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। तो दिस इज द राइट आंसर। 58 an advocate is under an obligation to uphold the rule of law and ensure that the public justice system is enabled to function at its full potential. Any violation of the principle of professional ethics by an advocate is unfortunate and unacceptable. Ignoring even a minor violation misconduct militated against the fundamental foundation of the public justice system. It was said in O.P. Sharma versus High Court of Punjab and Haryana, 2011, 6 SSC 86. So
ये जो है आपका, इसको और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप सेक्शन 1 ऑफ चैप्टर 2 पार्ट 6 अगर आप देखेंगे, उसमें आपको और डिटेल में मिल जाएगा, जिसमें जो बात करता है वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्वेट की बात करता है। तो जो केस का, जो अगर मैं कोर्ट की बात करूँ इस केस में, तो उसमें क्या दिया हुआ है, जो क्या बोला गया है, एज अ रूल एन एडवोकेट बीइंग अ मेंबर ऑफ लीगल प्रोफेशनल has a social duty to show the people and beacon of light by its conduct and action rather than being adamant on an unwarranted and uncalled for issues। बहुत बढ़िया बात कही गई है, तो इसको प्लीज याद रखिएगा। 59 Section 8 of the Companies Act 1913 contain provisions relating to सेक्शन 8। तो ये जो बात कर रहा है ये आपका इनकॉर्पोरेट ऑफ सोशल वेलफेयर की बात कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आंसर वुड बी बी, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। अगर हम सेक्शन 8 की बात करेंगे तो वो हमारा एक्चुअली में सोशल वेलफेयर की बात कर रहा है, सो विच इज समहाउ नियर टू ईच अदर, तो बी इज द राइट आंसर। द वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी furnished to the registrar within a period of incorporation 30, 60, 90 और 120। तो ये जो बेसिकली रहेगा ये आपका 120 रहेगा, सॉरी ए रहेगा 30 डेज। अगर आप सेक्शन 12 कंपनी एक्ट 2013 पढ़ेंगे या आप ई फॉर्म INC का पढ़ेंगे जो कि 22 कहलाता है, तो उसमें क्लियरली डिफाइंड है 30 डेज फॉर दैट। अच्छा, 61 Cyber law deals with all activities concerning the internet, right? IPR पढ़ा है, e-commerce पढ़ा है, इसका मतलब बहुत इजी है ये, D is the right answer. According to Section 2 of Motor Vehicle Act 1988, the term motor cab याद रखिएगा, means of any motor vehicle constructed or adopted to carry not more than, तो इसका सही आंसर है 6 पैसेंजर और एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। अगर आप इसमें देखेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 25 जो मोटर कैब की बात कर रहा है, उसमें आपका इसका सवाल मिल जाएगा। 63 द नेशनल कमीशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज कंपोज्ड ऑफ, तो इसके लिए अगर आप सेक्शन 20 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पे जाते हैं, जो कि इंडियन नेशनल कमीशन की बात करता है, जिसमें प्रेसिडेंट होते हैं और 4 मेंबर होते हैं, तो टोटल 5 हो गए, इसका मतलब 5 मेंबर इज द राइट आंसर। 64 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स फॉर द पर्पस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955? So it is assumed that a person is not Muslim, Tamil, Christian, Jews, Parsi by religious Hindu। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है, राइट? तो a person who belongs to Lingya sect is assumed by the Hindu. A person who converted to another religion need to follow local ritual custom for converting back to Hindu। तो इसमें बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये हमारा पहला वाला जो पॉइंट है वही हमें गलत दिख रहा है, तो दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। 65 प्रोविजन ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। तो ये बेसिकली हमारा जो होगा, ये हमारा 89 मुझे सही लग रहा है, क्योंकि जो सेक्शन 89 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड है वो आपका प्रोविजन ऑफ सेटलमेंट की बात करता है, सॉरी प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की बात करता है। 66 द इंडियन एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, क्या बोलूं मैं, ये भी नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते। 1 सितंबर 1872 According to the provision of Article 315 of Indian Constitution, there shall be a Public Service Commission (PCS) of Union and the Public Service Commission for each state.
A public service commission for the union, if requested to do by the governor of a state, may, with the approval of the president, agree to serve all or any of needs of the state. Which of the above statement is correct? तो मुझे तो दोनों ही ठीक लग रहे हैं अगर आप आर्टिकल 315 पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है, तो उसमें आप पाएंगे इन दोनों पॉइंटों को सेटिस्फाई होते हुए। मेरे हिसाब से 1 and 2 इज द राइट आंसर, यानी C इज द राइट आंसर। अगला पढ़ते हैं, which of the following section of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 deals with amount of maintenance? तो ये बेसिकली बात करता है सेक्शन 23 की, क्योंकि अगर आप सेक्शन 23 पढ़ेंगे जो कि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस की बात करता है, उसमें आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। 69. In which of the following case the Supreme Court first of all made an attempt to look into the question regarding the extension of life to the right to health and other hygienic conditions? The Rural Litigation and Entitlement Kendri versus Uttar Pradesh, MC Mehta versus UOI लक्ष्मीपति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, द रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्रीय वर्सेस उत्तर प्रदेश। तो अगर इसमें आप इस केस को पढ़ना चाहते हैं, विच इज AIR 652 1985 FCR 3169, तो आपको इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। 70. Basel Convention is associated with one of the following. तो ये बेसिकली जो बात करता है, the control of transpounding movement of hazardous waste and their disposal की बात करता है। तो the Basel Convention on the control of transboundary movement of hazardous waste and their disposal was adopted in 1889 and it came into force in 1992. क्या बात है, अभी तक याद है मुझे। तो बेसल कन्वेंशन जो है वो आपका हैजार्डियस वेस्ट की वजह से डी इज राइट आंसर। 71. साइबर क्राइम इज इन नेचर। सो अगर आप इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, साइबर क्राइम ऑलवेज बिकम इन इंटेंजिबल। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज एप्लीकेबल टू ऑल एसेट्स, ओके। 73. Contractual liabilities arise where? तो इसका जवाब आपको मिलेगा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में मिलेगा। तो इसका राइट आंसर वुड बी देयर इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ओनली। तो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज तब होती हैं जब आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस रहती है, अदरवाइज नहीं होगी। तो ए इज द राइट आंसर। द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज बेस्ड ऑन डिसीजन इन। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, टॉर्ट्स में हमने पढ़ाई है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जिसमें सबसे फेमस जो केस आया हुआ है वो रेलैंड वर्सेस फिचर का आया हुआ है। तो ये आपको शायद याद होगा, माइंस वाटर, याद आया? राइट। 75. द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी वाज लेड डाउन इन। तो इसका सही है आपका डेविस वर्सेस मिन। तो ये भी बहुत अच्छा आपका टॉर्ट्स में ये केस है, जिसमें एक बंदा जो है वो बहुत तेजी से गाड़ी चला के आता है और एक डोंकी को मार देता है, और बाद में वो कहता है कि ये मेरा नेग्लिजिबल नहीं था, वो प्लेंटिफ का नेग्लिजिबल है, और आखिर में डिफेंडेंट हार गया था। तो दिस इज दी केस, आप पढ़िएगा, अच्छा है केस। 76. In which of the following case was it held that the right of conferred under Section 25 of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 superseded any contract of the contrary? The fact that the date of decree makes no difference. इसका राइट आंसर है CML वर्सेस CUML, जो कि आपका सेक्शन 25 को डिफाइन करता है। चलिए 77, अभी भी बहुत लंबी जर्नी है। द फ्रेज फाइल अ PIL
ostensible in public interest, but in fact to serve personal and private interest means, तो ये बेसिकली जो आपकी बात कर रहा है, ये आपकी ये फिलिंग PIL फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओनली पब्लिक इंटरेस्ट नहीं, ऐसा नहीं होता। फिलिंग द PIL ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरेस्ट नहीं। फिलिंग PIL फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओनली प्राइवेट इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं। फिलिंग PIL alleging it to be in public interest but actually seeking protection of private interest. 78. Filling of frivolous PIL results in increasing backlog of cases, wastage of resources, lesser availability of time for hearing other genuine cases. तो PIL में यही एक दिक्कत है कि कोई भी देखो PIL डाल देता है, आपको पता ही है। अभी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने जो है फाइन भी लगाया है। तो ये बेसिकली इन तीनों को सेटिस्फाई करता है, जिससे हमें काफी नुकसान भी होता है। बैकलॉग केस भी बड़े आते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। 79. That under the influence of madness attempt to kill act is that guilty of an offense has at the same right of private defense which he would have if that was same. तो अगर आप इसके अंदर सेक्शन 98 को अगर आप पढ़ेंगे इंडियन पीनल कोड, तो उसमें जो इसका एलेस्ट्रेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी को एक्सप्लेन करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा that has not committed any offense as per section 98 of IPC and same right of private defense to act if that is met. So A is right answer. Admission can be broadly categorized into judicial, extrajudicial, either A or B, both A or B. तो इसका आंसर जो होगा वो both A और B होगा। मतलब अगर आप एडमिशन की बात करेंगे, जो कि आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में जो एविडेंस मेंशन है वो जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल दोनों की बात करता है। 81. Section 66 Indian Evidence Act lays down a notice must be given before secondary evidence can be received under 65A Indian Evidence Act. आपका होता है बेसिकली A। क्यों होता है A? क्योंकि अगर आप सेक्शन 66 की अगर आप बात करेंगे, जिसमें आपको ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा, जो नोटिस की बात करता है। 82. Maxim res ipsa loquitur means the thing speaks for itself. तो अगर इसको अगर आप देखेंगे एज एन डेफिनेशन, तो ये बेसिकली आपका MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी आपका ये कोर्ट हुआ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था रेस इप्सा लिक्विटर की। तो the thing speak of itself is the right answer. Any private person may arrest any person who. So अगर आप सेक्शन 43 ऑफ CRPC देखेंगे अरेस्ट में, तो इसकी डेफिनेशन जो है सेक्शन 43, it says arrest by private person and procedure on such arrest. तो बेसिकली ये जो बात करता है, ये बात करता है commit non-bailable offense and cognizable offense in his presence. So B is the right answer. 84. How long a warrant offer as shall remain in force? 6 years, 10 years, 12 years, until executed and cancelled. So D is the right answer. तो अगर आप सेक्शन 70 देखेंगे, जो हमारा फॉर्म्स ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन की बात करता है, तो वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। रेट ऑफ एडिशनल depreciation will be dash under section 32 Indian Income Tax Act. तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 20%। तो अगर आप according to an amendment made into the previous provision of section 32 of Indian Income Tax Act 1961 में अगर आप देखेंगे, तो ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 86. The committee which led to the passing of the Criminal Law Amendment Act
2013 was held by Justice J.S. वर्मा। तो जो निर्भया वाला जो कांड हुआ था इन 2013 में, तो उसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ था जिसमें J.S. वर्मा के नेतृत्व में ये गठन हुआ था। 87. Under the schema of Criminal Procedure Code, non-cognizable offences are public wrong, private wrong, both public wrong, private wrong, none of the above. तो इसका आंसर होगा both public and private wrong। सोच के बताइएगा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं। ओके, सो दैट कैन नॉट बी प्राइवेट। पब्लिक है तो प्राइवेट तो होगा ही होगा। A discrimination against a man or a woman only on ground of dash would be violate if of Article 15(1). तो इसमें जो हमारा आंसर होगा सेक्स, रिम्यूनरेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, तो इसमें इसकी बात होगी। तो आर्टिकल 15 आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। 89. The objective resolution adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947 was drafted by जवाहरलाल नेहरू। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वही बाद में आके प्रियम्बल बना था और वो हमारा जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। He was the one who suggested for this. 90. Right to property was eliminated from the list of fundamental rights during the tenure of Morarji Desai. So 90 का जो आंसर है वो Morarji Desai है। So basically Morarji Desai government eventually scrapped the fundamental of right to property with the 44th Amendment Act. Amendment in 78, yes 78। तो वहीं 44 अमेंडमेंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप पढ़िएगा उसको, उसमें आपको ये डिफाइन आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो मोरारजी देसाई इज द राइट आंसर। व्हेन द एक्यूज स्टेट आई विल प्रोड्यूस द शेयर व्हिच आई रिसीव इन सच अ रॉबरी which of the following are not admissible with regard to section 25 of Indian Evidence Act। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा an admission that there was a robbery, an admission that the accused took part in it, the admission that he got part of the property, a statement as to where the property is। तो बेसिकली इसमें ये तीनों सही कर रहे हैं, चौथा नहीं कर रहा है, तो A is the right answer। A maximum limit of member of State Bar Council is, तो इसमें बेसिकली अगर आप सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 स्टेट बार काउंसिल के बारे में जो दिया हुआ है उसमें अगर आप पढ़ेंगे बेसिकली एडवोकेट एक्ट 1961 में, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा जो कि 25 है। स्पेसिफिक रिलीज एक्ट 1963 कंटेन्स, तो अगर आप रिलीज एक्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि 8 चैप्टर है और 44 सेक्शन है। ये अलग बात है कि 43 एंड 44 जो है वो रिपील हो गए हैं, बट यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। व्हाट डज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एक्सपीडिटियस डिस्पोजल ऑफ सूट अंडर स्पेसिफिक रिलीज एक्ट 1963। तो इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको सेक्शन 20C पढ़ना पड़ेगा जो आपका एक्सपीडिटियस डिस्पोजल ऑफ सूट की बात करता है आपका स्पेसिफिक रिलीज एक्ट के अंदर, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 12 मंथ। A chief judicial magistrate may pass a sentence of imprisonment, ये सबको पता है, not exceeding 7 years। तो इसके लिए आपको सेक्शन 29 आपको पढ़ना पड़ेगा जो कि बात करता है sentences which magistrate may pass। Under Civil Procedure Code 1908, foreign court means a court
situated outside India, a court situated outside India and not established under the authority of government of India, a court situated in India applying foreign law. तो इसमें जो रहेगा वो आपका रहेगा a court situated outside India and not established under the authority of government of India. उसी को हम फॉरेन कोर्ट बोलते हैं। तो इसको जो है अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 को आप रेफर करिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिसयूजेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ PIL मीन, तो इसमें जो है मिसयूजेस ऑफ मैकेनिज्म के लिए जो आपकी रहेगी फीलिंग PIL फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट, फीलिंग PIL फॉर ऑब्लिक मोटिव, filling PIL only, filling PILs only for publicity। तो ये बेसिकली जो है इसका जो मिसयूज है वो तीनों की वजह से होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट वन। 98, व्हाट इज मीन बाय प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरेंस? तो इट इज ए नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द प्रोसीजरल नॉर्म्स वायस, और ये भी नहीं है इट मे मेक द रूल अल्ट्रा वायरेंट ड्यू टू नॉर्म। ओके, इट मीन्स द लेक्चुला। ओके, तो अगर मैं बात करूं, अगर आप प्रोसीजरल अल्ट्रा वायस की बात करेंगे तो ये बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायस की बात भी करता है, जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में मिल जाएगा। तो इसके दो मीनिंग होते हैं, और तो मैं अगर पढ़ रहा हूँ यहाँ पे दोनों के दोनों मीनिंग यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, एंड सी मेरे हिसाब से नहीं होता है। तो A and B इज द राइट आंसर, so D is the right one। 99, the ground of error of law apparent on the face of the record is connected with which of the writ? Error of law, so sorry, ये आपको रेट आपने पढ़ी है, 5 रेट्स होते हैं, जो अगर आपको ज्यादा जानना है तो आर्टिकल 32 और 226 को सेटिस्फाई करते हैं इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 100, लास्ट एंड फाइनली, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड फाइंड द इनकरेक्ट मैच। वेरी गुड। सेक्शन 5 रेवेन्यू कोड सही होता है। सेक्शन 7 प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोड सही है। सेक्शन 9 ओके, सेक्शन 8 प्रेसिडेंसी स्मॉल कोड, तो सेक्शन 9 ये गलत है, बिकॉज पेक्यूनरी जुरिडिक्शन कोड जो होता है वो हमारा सेक्शन 6 के अंदर आता है। तो अगर आप CPC पढ़ेंगे तो सेक्शन 6 जो है वो आपका पेक्यूनरी की बात करता है। तो C इज द राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जो भी मैंने आपको रेफरेंस दिए हैं आप प्लीज उसको गो थ्रू करिएगा, जो कि आपको हेल्प करेंगे नेक्स्ट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए और बहुत अच्छे टॉपिक पे वीडियो लेके आता रहूँगा, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आगे प्रिपरेशन के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली, सेफ रहिएगा, फिर मिलते हैं।